ये इसको कैसे स्क्रीन अप यहाँ से जी इसको अब ये ना देखो ये पार्टिसिपेंट्स हो गए। पार्टिसिपेंट्स को क्लिक करना है, ये हो जाएगा यहाँ पे एडमिट हो, ये रिकॉर्डिंग से स्टार्ट। कार्तिक उधर आ, आप पूछ रहे हो कुछ, बोलो। हाँ अब बोलो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है? ठीक है उसी में क्या सैनिटाइज करना है? रिमूव ऑप्शन कर दिया। अरे मेरे म्यूट नहीं किया। अरे पागल करना चलो और है। अरे Yes, better listen. How much of you are not listening voice? I think now you are audible to me. My voice is audible. हाँ कार्तिक, आप कुछ पूछ रहे थे पहले। पहले किसी के डाउट है तो वो बोलो। हाँ कार्तिक बोलो अनम्यूट करके। चलो हाँ बेटा, किसी को पहले कुछ पूछना है तो वो हैंड करके पूछो। चिराग कुछ पूछना है क्या? चिराग कार्तिक नो सर कुछ नहीं पूछना? नहीं। चलो और किसी को? मनन हाँ बोलो, मनन बोलो बेटा। मनन हेलो आवाज आ रही है? हेलो हाँ बोलो। सर आप पूरा शुरू से पढ़ा रहे हो या फिर आगे पढ़ा रहे हो और जितना पढ़ा है? कहाँ से शुरू करना? मैं वहीं से शुरू करूंगा जहां से खत्म किया है, या फिर मैं पहले उसी पार्ट से शुरू करूं? सर आप शुरू से शुरू करो, समझ में नहीं आया कुछ भी। एक से? सर शुरू से, पूरा शुरू से। ठीक है ठीक है ठीक है। और सर और कुछ नहीं। पहले गद्य शुरू करूं कविताएं? सर कभी पहले वो कहानी वाला चैप्टर, कहानी कहानियां। वाला इंटरेस्टिंग, चलो ठीक है। और हाँ कार्तिक बोलो। हाँ कार्तिक बोलो। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, कभी आती कभी नहीं आती। हो सकता है नेटवर्क आ जाएगी, ठीक है ना? हाँ कुलदीप बोलो।
कुलदीप? नो सर, नो सर। ओके, चलो शुरू करें। तो कहानियों का जो हमारा पहला पार्ट है वो कौन सा है? वो है नेताजी का चश्मा। किसका? नेताजी का चश्मा। अपने राजस्थान के एक राइटर है, बहुत बड़े लेखक हैं, जिनका नाम है स्वयं प्रकाश। उन्होंने लिखा है, नाम है, स्वयं का मतलब ऐसे मैं भी होता हूं, लेकिन इनका नाम है स्वयं प्रकाश। अब मैं पहले थोड़ा सा परिचय कर लेता हूं, उसके बाद अपन कहानी में चलेंगे ना। देखो, स्वयं प्रकाश है, उन्होंने जितनी भी जो रचनाएं लिखी थी, सारी का जो विषय था वो था अपने इर्द गिर्द का विषय, यानी अपने आसपास जो कुछ भी उन्होंने देखा उसको ही अपने कहानियों का विषय बनाया। आप भले बुक में ध्यान रख लो, बुक अपने पास रखो, जहां से मैं बता रहा हूं वहां से आपको पता चलता जाएगा कि मैं कहां से बता रहा हूं। तो सबसे पहले देखते हैं कि इनका जन्म कहां हुआ। तो इनका जन्म हुआ था 1947 मध्य प्रदेश के अंदर। 1947 मध्य प्रदेश। उसके बाद ये कुछ समय तक वहां रहते हैं और उसके बाद धीरे धीरे जब इनका पूर्णतः आगे से जीवन जो लेखन का जीवन आरंभ होता है, उस समय ये राजस्थान आ जाते हैं। अब हमें यहाँ लेखक से ज्यादा उसका जो परिचय है वो तो अब सबने देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा, उसने ना कुछ समझाने वाली ऐसी चीजें। मैं सबसे नीचे आता हूँ, जो अपने बुक के अंदर जो सबसे नीचे की तरफ दे रखा है, यहाँ वाला, ये वाला दे रखा है। अपने को यहाँ से शुरू करना है। ये तो ऊपर उसका परिचय है, कहाँ पैदा हुए, जन्म, मृत्यु, रचनाएं। इसमें समझाने वाला कुछ भी नहीं होता है। समझाने वाली चीज है वो यहां से चलेगी, ये इसके अंदर। बुक पहले बुक में देखो, ये बाद में बात करेंगे अपन। बुक में देखो पहले, ठीक है। अब यहाँ एक चीज समझाई गई है, आज सब जानते हैं, बहुत अच्छी बात है कि हम भारत के अंदर रहते हैं और प्रत्येक भारतीय होता है वो अपनी माटी से, अपनी मातृभूमि से प्रेम करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ ये कहते हैं कि प्रेम या तो फौज के अंदर है कि भाई फौजी होते हैं वही देश प्रेम करते हैं, या फिर पुलिस का आदमी है तो वो देश प्रेम करता है, या फिर ये समझाने का प्रयास किया गया कि भाई जो राजनेता है वो अपने देश से प्रेम करते हैं। हालांकि राजनेता करते नहीं है, राजनेता अपने से प्रेम करते, देश से कम ही करते, लेकिन फिर भी कहने के लिए अपन कह देते। तो इसके अंदर दो चीजें समझाएगी। पहला तो ये समझाया गया देश क्या होता है। सिर्फ जमीन का कोई टुकड़ा होने से राष्ट्र नहीं बनता। राष्ट्र का निर्माण कैसे होता है? सिर्फ जमीन के टुकड़े से देश नहीं बनता। चारों तरफ से बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा है तो कोई राष्ट्र बन जाएगा? असंभव है। आपको पता है कुल विश्व के अंदर 212 देश है। 212 देशों के अंदर सिर्फ एकमात्र अपना भारत देश ऐसा है जिसके अंदर हम जमीन को मातृभूमि या मां कहकर के संबोधित करते हैं। यानी हम भारत के अंदर ही सिर्फ जमीन को मां कहकर के संबोधित करते हैं, यानी यह जमीन हमारी मां है। अब जब मां का संबोधन देते हैं उस समय उस मां शब्द के माध्यम से हम उससे जुड़ते हैं। अब उस मां शब्द से जुड़ने के आगे क्या क्या प्रयोजन रहे होंगे वो इस पाठ के अंदर समझाया गया है। दूसरी ये चीज बताई गई है कि सिर्फ एक विषय वस्तु के ऊपर आकर के नहीं ठहरा जाता। राष्ट्रभक्ति है वो किसी एक स्थान के लिए नहीं होती। राष्ट्रभक्ति है वो सिर्फ किसी अकेले लोगों की कोई धरोहर नहीं होती, वो उस संपूर्ण देश की धरोहर होती है। तो वहां पर जो उसके जुड़ने के जो बिंदु है वो 3-4 होते हैं। सबसे पहला, एक राष्ट्र के लिए जरूरी होता है उसके पास एक क्या होनी चाहिए? धरती, भूमि होनी चाहिए एक। दूसरी आवश्यकता होती है वहां पर लोग होने चाहिए। भाई लोग रहेंगे, अपन रहेंगे तभी तो देश प्रेम होगा। अपन ही नहीं है तो देश प्रेम कहां से होगा? तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वो है संस्कृति, यानी हमारा पहनावा, हमारा रहन सहन, हमारा धर्म, हमारे आचार विचार, हमारा जो भाषाई बोलचाल, ये सारे के सारे अपनी संस्कृति के अंदर आएंगे। जब ये होंगे
तब हम आगे से उस स्वरूप से जुड़ पाएंगे। सपोज दैट आप मान के चलो आप किसी एक गांव में रहते हो, आप किसी एक गांव में रहते हो, आप उस गांव से कहीं बाहर जाते हो। जब तक हम घर से बाहर निकले और उस गांव का कोई व्यक्ति हमारे को मिल जाता है तो हम ये कहते हैं कि ये हमारे गांव का है, हम उससे नजदीकियां बढ़ाते हैं, उसके साथ रहते हैं। और जैसे ही हम गांव से आगे बाहर की तरफ, पहले यानी गांव, अब हम जैसे बड़े शहर में चले गए तो गांव के आसपास का जो व्यक्ति होता है हम उससे जुड़ते हैं कि ये हमारे गांव के आसपास का है। अब हम दूसरे राज्य में चले गए तो फिर हम ये कहेंगे कि अपने जिले का कोई व्यक्ति मिल गया तो ये कहेंगे कि ये हमारे जिले का है या हमारे पास के गांव का है या हमारे किसी अन्य अलग तहसील ब्लॉक का है। अब जैसे ही हम दूसरे देश में चले जाएंगे फिर उस समय ना तो हमें हमारा गांव सूझेगा, न हमें हमारा जिला सूझेगा, न हमारा कस्बा सूझेगा। उस समय हम सिर्फ एक ही बात कहेंगे ये हमारे देश का है। तो ये जो जुड़ाव होता है ये किस लिए होता है? तो ये अपनी इस राष्ट्र संस्कृति के कारण होता है। यानी अपने देश के अंदर कुल 28 राज्य है वर्तमान के, 28 राज्य, सबकी भाषाई बोलचाल अलग है। कश्मीर का व्यक्ति है उसकी बोलचाल अलग है, दक्षिण का व्यक्ति केरल तमिलनाडु का आएगा उसकी भाषा बोलचाल रहन सहन पहनावा अलग होगा, पूर्वोत्तर का आएगा असम नागालैंड मणिपुर उनका पहनावा अलग होगा, अपने तरफ इधर राजस्थान का कोई व्यक्ति आएगा उसका पहनावा अलग होगा। यानी कुल मिलाकर सब अलग अलग है, लेकिन उनके मन के अंदर एक विचारधारा भरी हुई रहती है कि हम सबसे पहले क्या भारतीय। जब भारतीय की बात आती है उस समय एक चीज शुरू होती है कि ये जो भारत नाम है क्या इससे प्रेम है या फिर इस भारत नाम से एक संरचना का बोध कराने वाले स्वरूप से प्रेम है। सिर्फ भारत नाम से प्रेम नहीं है। प्रेम किससे है? उस भारत के अंदर, नाम के अंदर जो एक विशाल क्षेत्र जुड़ा हुआ है, जिस क्षेत्र के अंदर हमारी संस्कृति समाहित है, हमारा स्वरूप समाहित है, हमारी प्राकृतिक शोभा समाहित है, यहाँ की नदियां, नाले, पर्वत, पहाड़, पठार, इन सब से जो जुड़ता है उसके बाद हमारा उससे क्या होता है? जुड़ाव होता है। तो इस पाठ के अंदर यानी आजादी से पहले जितने भी लोग, आपको सबको पता है कि हमारा देश 1947 में आजाद हुआ, उससे पहले यहाँ अंग्रेज ब्रिटिश हुकूमत रही। अब जब अंग्रेज या ब्रिटिश हुकूमत रही उस समय अंग्रेजों ने हमारे यहाँ के संसाधनों को लूट करके अपने देश में, इसलिए हमारे यहाँ के लोगों ने क्या किया? संघर्ष किया, उनके विरुद्ध में क्रांति की और तब जाकर के 1947 के अंदर हमारे को आजादी मिल गई। जब 1947 में आजादी मिल गई तो अब अगर हम उस धरोहर को संभाल के रखेंगे, आने वाली पीढ़ी को आगे बताएंगे कि देखो आजादी इतनी मुश्किल से मिली है, इसलिए अपने देश की संस्कृति, अपने देश के जो धरोहर है उसका मान सम्मान करना पहला कर्तव्य होता है। हम क्यों मानते हैं गांधी जी को, सरदार पटेल को, सुभाष चंद्र बोस को? क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना जीवन होमाया। अगर सोचो उस समय वो ये कह देते मुझे क्या लेना देना, मैं क्यों संघर्ष करूं, मैं तो घर पे बैठा रहूंगा चाहे बाढ़ में, तो अपना देश आजाद होता क्या? नहीं होता। यानी उन्होंने आगे कट गया था बीच में। यानी आगे आकर के आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? ठीक है। यानी उन्होंने आगे आकर के और अपना बलिदान दिया। अब सिर्फ ये कहें कि आवाज, ठीक है, यानी सिर्फ ये कहें कि कुछ लोगों के अंदर ही राष्ट्रभक्ति है, तो यहाँ पर एक व्यक्ति है, इस चश्मे के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया गया है कि कुछ व्यक्तियों के माध्यम से, यानी कुछ लोग ही सीमित नहीं है कि सिर्फ राष्ट्रभक्ति वहां तक है, तो राष्ट्रभक्ति प्रत्येक व्यक्ति के अंदर। अब उसको समझाने के लिए इसका सहारा लिया गया है। हाँ मनन सिंह भी बोलो बेटा। मनन बोलो।
सर आवाज नहीं आ रही आपकी, कुछ दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा है? मैं लिखूंगा कुछ नहीं, पहले बोलूंगा। आवाज आ रही है? सर सर ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, कुछ आ ही नहीं रहा सामने। ब्लैक दिख रहा है क्या? सर पूरी स्क्रीन ब्लैक दिख रही है। बाकी सब किसी और को दिख रही है क्या? ठीक है, मैं अभी लिखूंगा कुछ नहीं, आप सिर्फ सुनते जाओ। मैं कुछ समझाने वाली चीजें वही समझाऊंगा, है ना? लिखूंगा तब आपसे पूछ लूंगा। चलो, अब वहां ये समझाने का प्रयास किया गया इस पार्ट के अंदर, नेताजी का चश्मा एक ऐसे व्यक्ति की कहानी की सिर्फ सेना में ही होने से देशभक्ति नहीं होती है, सेना से बाहर रहकर भी राष्ट्र से कैसे प्रेम किया जाता है। अब उस चीज से इसने बहुत सारी चीजें स्पष्ट कर दी है कि सिर्फ कुछ लोगों तक राष्ट्रभक्ति सीमित नहीं है, या फिर बड़े लोग हैं वही राष्ट्रभक्ति का परिचय नहीं देते, बच्चे भी होते हैं वो भी देते हैं राष्ट्रभक्ति का परिचय। तो ऐसा पाठ है, बहुत ही आनंद आएगा, पढ़ने में बहुत मजा आएगा। हिंदी है इसलिए मुझे तो एक एक लाइन से चलना पड़ेगा, तो आप बुक में देखते रहना, कहीं किसी को कोई शब्द पूछना हो तो पूछ लेना। जब तक आप पूछोगे नहीं तो मुझे भी पता नहीं चलेगा कि आप सही तरीके से समझ पा रहे हो नहीं। कहीं भी कोई शब्द हो, हाथ उठा करके आराम से पूछ लेना, ठीक है? नहीं तो फिर जहां मैं छोड़ूंगा वहां से जितना पीछे हो गया उतना सारा मैं पूछूंगा, तो उस हिसाब से आप करना है ना। चलो, यहां पर एक व्यक्ति का परिचय दिया गया है, हालदार साहब। हालदार साहब मतलब एक सीधा साधा शब्द है, इसका मतलब ऐसे होता है, यहां इसका मतलब हवलदार है। लेकिन आपको पता है कई बार ऐसा होता है कि हालदार क्यों बोला गया? तो हालदार इसीलिए बोला गया है कि वहां के जो लोग होते हैं, अपन जैसे टीचर बोलते हैं, अध्यापक बोलते हैं, तो गांव के लोग होते हैं मार साहब बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो उनकी वाणी के अंदर वैसा ही शब्द आ जाता है, इस कारण से। तो इसीलिए वो हवलदार को हालदार शब्द बोल रहा है, यानी वहां के लोगों के बोलने के कारण ऐसा है। अब एक ऐसा व्यक्ति है, अब वहां से वो जब आगे जाता है तो कैसे बात पड़ती है, अपने बुक ले लेता हूं, है ना? चलो, तो हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। यानी एक कस्बा है, कस्बा का मतलब समझते हैं एक छोटा सा, ना तो गांव है ना बड़ा शहर है, छोटा स्थान है, और उसके अंदर एक बीच में चौक बना हुआ, उस चौक के ऊपर एक मूर्ति लगी हुई है, और वो मूर्ति किसकी है? नेताजी की है। नेताजी को आप सब जानते हो ना? जानते हो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था कटक में, हुआ था। आजाद हिंद फौज का गठन किया था 1942 में, कांग्रेस से 1938 के अंदर अलग हो गए थे। तो नेताजी की एक मूर्ति लगी हुई है। अब आपको ये पहले इसमें समझाने का प्रयास किया गया है कि जितनी भी सरकारें होती है, सब कोई भी काम करवाती है, तो जो सरकार का पहला उद्देश्य होता है वहां के राजनेताओं का, अफसरों का, कि कुछ अपनी जेब गर्म हो जाए उसके बाद आगे काम बढ़े। तो वहां पर भी इनकी मूर्ति बनाने के लिए भी पैसा आया। अब पहले तो उन्होंने कुछ किया नहीं, जब लगा कि हमारा कार्यकाल खत्म हो रहा है, तब उन्होंने आनक फानक में किसी से कम पैसे के अंदर, यानी ज्यादा बचे, खर्चा कम आए, ऐसे करके और उन्होंने मूर्ति बनवा दी। जब मूर्ति बनवा दी तो आपको पता है कि जब जल्दबाजी होती है तो उसमें कुछ न कुछ कमी रहती है। तो वहां का जो उसी गांव का, कस्बे का एक मास्टर है, मास्टर का मतलब ड्राइंग मास्टर, जो चित्रकारी करता है, उसको ये काम दे दिया कि सस्ता सुंदर टिकाऊ काम वही करेगा, कम पैसे लगेंगे, उसने बना दी। अब उसने उस संगमरमर की, यानी पत्थर की मूर्ति बनाई, लेकिन उसने पत्थर की मूर्ति के अंदर ये लगाना भूल गया, चश्मा नहीं लगाया। क्यों? पत्थर का चश्मा पारदर्शी कैसे होगा, ये उसके समझ में नहीं आया, इसलिए उसने बिना चश्मे के ही मूर्ति बना करके और ला करके समय के अंदर पटक दी। अब वहां के लोगों ने उस मूर्ति को वहां स्थापित कर दिया। अब सबसे पहले वहां का एक ऐसा लंगड़ा व्यक्ति, वो ना तो सेना में गया हुआ है, ना कोई उसने कोई बहुत बड़े क्रांतिकारी वाला काम किया है, लेकिन वो जब उस मूर्ति को देखता है तो उस मूर्ति के अंदर ये जब चश्मा उसे नहीं मिलता तो उसे बड़ा दुख होता है कि जिन लोगों ने
अपने देश को आजाद कराने के लिए अपना जीवन होम दिया, अगर उनकी ही कद्र नहीं होगी तो फिर आगे क्या होगा? वो कहते हैं ना, पेड़ पौधों को पत्तों से ज्यादा हमेशा अपनी जड़ों की कद्र करनी चाहिए। पत्ते तो झड़ जाएंगे, काम चल जाएगा, अगर जिस दिन जड़ें कट गई तो फिर अगली बार पत्ते नहीं आएंगे। तो ये बात समझाने का प्रयास किया गया है। यानी हमारा जो मूल राष्ट्र का जो एक प्रेम का विषय है, अगर वही हमने भुला दिया तो फिर समझ में आने का जो सवाल ही नहीं होता। तो अपनी राष्ट्रभक्ति जीवित रहे, इसीलिए वो वहां से शुरू करता है, उस घटनाक्रम को कैसे आगे बढ़ाता, बहुत ही आनंद आएगा। अब अपन सीधा बुक से चलते हैं। अब कह रहा है कस्बा बहुत बड़ा नहीं था, छोटा कस्बा था, फिर जिसे पक्के मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान, यानी ज्यादा पक्के मकान नहीं थे। जैसे आजकल होता है ना, पहले कच्चे मकान होते थे, झोपड़ा होता था या फिर अलग से कच्चे ऊपर डाल करके छप्पर वगैरह डाल के ऐसे लोग रहते थे। लेकिन वर्तमान समय में क्या है, सबने बड़े बड़े आलीशान बंगले बनाने शुरू कर दिए, आलीशान घर बनाने आरंभ कर दिए। इस प्रकार से ये कौन है बेटा? वंदना, क्या हुआ बेटा? कुछ पूछना है या यही कर रहे हो? पढ़ने के लिए सीरियस रहिए, मजाक नहीं, मजाक करना है उस समय खूब होगा, मैं आपको खूब सुनाऊंगा। पढ़ाते पढ़ाते बीच में से हंसने वाली बातें भी खूब सुनाऊंगा, लेकिन जब पढ़ा रहे उस समय शब्द में ध्यान रखना है, क्योंकि मैं वापस पूछूंगा। चलो, फिर है जिस बाजार कहा जाए वैसा एक, यानी 4-5 छोटी सी दुकानें, छोटा सा कह सकते हैं चौक का बाजार, और उसके अंदर एक लड़कों का स्कूल। पहले क्या होता था? हाँ श्रेयस बोलो, श्रेयस बोलो, हेलो बोलो श्रेयस। श्रेयस है कौन है ये? श्रेयांश, ओके। तो वहां एक लड़कों का स्कूल, आजकल तो क्या को एजुकेशन हो गया है, लड़के लड़कियां साथ पढ़ते हैं, तो पहले लड़कियों को पढ़ाते भी नहीं थे, और पढ़ाते थे तो सिर्फ घर की शिक्षा, खाना बनाना, नाचना गाना, संगीत की शिक्षा देते थे। तो ऐसे समय में वहां पर एक सिर्फ लड़कों का स्कूल, फिर एक लड़कियों का स्कूल अलग से, यानी को एजुकेशन नहीं। फिर उसके बाद एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, यानी ये बताने के लिए कि वहां के लोगों को रोजगार अगर मिल रहा है तो उसके भी वहां साधन किया गया। अब यहाँ इन चीजों को बताना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि हम जब किसी क्षेत्र विशेष का वर्णन करते हैं तो हमें ये जानकारी रखनी पड़ती है कि वहां पर किस प्रकार का प्राकृतिक और भौतिक परिवेश है, यानी प्रकृति किस प्रकार से है, वहां का रहन सहन किस प्रकार से, पहाड़ पर्वत नदियां पठार क्या है, तो वो बताना पड़ता है। 2 ओपन एयर सिनेमा घर। अब ध्यान रखना, यहाँ ये 2 ओपन यानी ये अंग्रेजी का शब्द है। 2 ओपन यानी खुले, क्या है वहां पर? सिनेमा घर। सिनेमा घर का मतलब जिसके अंदर आजकल बच्चे जाते हैं फिल्म वगैरह देखते हैं, वो वहां पर 2 बड़े हुए। फिर कह रहा है, तो ध्यान रखना कहीं कहीं बीच में अंग्रेजी के शब्द, एक पीछे प्रश्न आया हुआ है कि यहाँ पर अंग्रेजी के मूल शब्द कौन कौन से, तो थोड़ा ध्यान कर लेना, पेंसिल से वहां अंडरलाइन कर लेना कि हाँ ये शब्द अंग्रेजी का है। तो यहाँ ये आया 2 ओपन एयर यानी 2 खुले हवा, यानी जिसमें ऊपर से हवा आ सके। प्रोजेक्ट लगता है वैसे लगा देते हैं, नीचे फिल्म चलती है, ऊपर पूरी तरह से खुला होता है। फिर है एक ठो नगर पालिका भी। ठो का मतलब होता है स्थान, यहाँ एक ऐसा शब्द आया नहीं, ठो, इसका मतलब होता है स्थान, यानी वहां एक नगर पालिका स्थान था। नगर पालिका का मतलब समझते हो ना, जैसे नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, यानी शासन का वो रूप जो वहां की व्यवस्थाएं संभालता है। तो छोटा कस्बा था इसलिए नगर पालिका सबसे नीचे का स्तर होता है, नगर पालिका से ऊपर नगर परिषद होता है और फिर नगर निगम होता है। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी थी, यानी थी तो कुछ न कुछ करती भी थी, यानी जब कोई होगा तो जब नेताओं को क्या करना है, अपना काम, पैसे भी तो कमाने हैं ना, जेब भी तो गर्म करनी है, इसलिए कुछ काम करेंगे नहीं तो फिर इनकम कहां से होगी। तो वो क्या करते हैं, आधी मिट्टी आधा काम करेंगे, आधा पैसा जेब में डालेंगे, इसलिए उन्होंने कुछ न कुछ काम करने के लिए भी आरंभ
किया। फिर कह रहे हैं कभी कोई सड़क पक्की करवा दी, कुछ पेशाब घर बनवा दिए, कभी कबूतरों को छतरी बना दी, तो कभी कवि सम्मेलन, यानी छोटे मोटे काम है वो वहां पर चलते रहते हैं। फिर कह रहे हैं इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड का मतलब होता है थोड़ा जिसको और ज्यादा जुनून था अच्छा काम करने के लिए, नहीं मैं अच्छा कर सकता हूँ, कुछ और नया करूंगा, ऐसे प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी, यानी उनका एक संगमरमर पत्थर की मूर्ति बना करके लगवा दी। अब पत्थर की मूर्ति क्यों आवश्यक होती है? तो ये एक बात होता है कि जब हम किसी चीज को बार बार रोज देखते हैं तो वो हमारे मन के ऊपर ध्यान केंद्रित कर देती है, हमारे मन के ऊपर उसका प्रभाव डाला जाता है। तो इसीलिए कि अगर राष्ट्र को आजाद कराने वाले क्रांतिकारियों देशभक्तों की तस्वीरें सामने रहेगी तो युवा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी के अंदर राष्ट्र प्रेम उपजेगा, इसीलिए ये मूर्तियां लगवाई गई। फिर है यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से की, यानी उसका भी एक छोटा सा हिस्सा, तो क्या उसका चश्मा। पूरी बात तो अब पता नहीं, यानी पूरे विषय में तो लेखक को भी पता नहीं है। किसको? राममृत, किसको? स्वयं प्रकाश जी को, खुद को पूरी बात विषय नहीं, ये स्वयं वहां जाते थे, इसलिए जो देखा उसका वर्णन ये यहाँ पर कर रहे हैं। फिर आगे देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान उपलब्ध बजट में। अब आगे ये बताया गया कि या तो वहां के लोगों को क्या था कि अच्छी मूर्तियों के बारे में पता नहीं था कि अच्छा मूर्तिकार कौन हो सकता है, या फिर ऐसे था कि वहां इतना सामर्थ्य नहीं था लोगों का कि बाहर से किसी अच्छे मूर्ति वाले को बुलाया जाए, क्योंकि वो तो पैसे ज्यादा लेगा, जो अच्छा काम करके देगा पैसे भी ज्यादा मांगेगा, तो या फिर उनका बजट है वो कम रहा होगा। इस कारण से उन्होंने जैसे भी रहा गांव के उस कस्बे के अंदर ही जो व्यक्ति एक स्कूल के अंदर बच्चों को ड्राइंग सिखाने का काम करता था, उसको वो काम दे दिया और उसने फिर वो मूर्ति बना करके और वहां डाल दी। अब उस ड्राइंग मास्टर का नाम भी आया हुआ, तो क्या नाम था? मोतीलाल जी, यानी उसका नाम है, नाम भी बड़ा मस्त है, मोतीलाल जी। तो उन्होंने वो मूर्ति बना करके और वहां डाल दी। अब देखो पत्थर की मूर्ति थी तो थोड़ा कपड़ों में आदमी को सजाना या फिर किसी ये जो आता है प्लास्टिक का बनाना सरल होता है, लेकिन पत्थर को तोड़ करके मूर्ति का रूप देना थोड़ा सा कठिन होता है। इस कारण से उसने बहुत प्रयास किया होगा, लेकिन बहुत अच्छी सुडोल बनाई, नेताजी को परिपूर्ण तरीके से यहाँ से लेकर के यहाँ तक बनाया, लेकिन बीच में एक जो चश्मा था वो उससे नहीं बना और छूट गया। तो वहां के जितने अधिकारी, अब यहाँ दो बातें सामने आती है, एक तो चश्मे से ये आती है कि उन्होंने अयोग्य व्यक्ति से काम करवाया, दूसरी ये सामने आती है कि प्रशासनिक अधिकारियों को राष्ट्रभक्ति से कोई लेना देना नहीं था, इसीलिए उन्होंने बिना चश्मे के ही मूर्ति को क्या कर दिया? लगवा दिया, यानी बिना चश्मे के ही मूर्ति वहां खड़ी कर दी। जब बिना चश्मे के मूर्ति खड़ी कर दी गई उसके बाद भी घटनाक्रम वहां बढ़ती है। अब वहां उस कस्बे के अंदर एक लंगड़ा आदमी होता है जो चश्मे बनाने का काम करता है। आपने देखा होगा आजकल तो बहुत बड़ी बड़ी दुकानों के अंदर लोग बनाते हैं, तो वहां पर एक लंगड़ा आदमी जिसकी एक टांग नहीं है, एक गांधी जी की जो टोपी पहने, सफेद टोपी, वो अपने सर के ऊपर टोपी पहन के रखता है और वो एक चश्मे की अपनी छोटी सी संदूक साथ में लेके चलता है और चश्मे बेचने का काम करता है। अब उस व्यक्ति के मन में ये आया कि भाई ये जो नेताजी की मूर्ति के ऊपर चश्मा नहीं है, ये उनकी क्या है? बेइज्जती हो रही है। इसलिए उसने क्या किया, अब उसका जितना सामर्थ्य था वो उतना करता है। यानी कहने के लिए एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जिसका जितना सामर्थ्य होगा वो व्यक्ति उतना ही प्रयास करेगा। अब उसने कहा भाई मैं पत्थर का चश्मा तो इसके ऊपर स्थायी चश्मा तो लगा नहीं सकता, तो उसने कहा चलो कोई दूसरा इलाज निकाला जाए। तो उसने दूसरा इलाज ये निकाला कि अपने चश्मों के अंदर से एक फ्रेम लिया, जो खाली फ्रेम होता था, उसको ले जा करके और उस मूर्ति के ऊपर टांग दिया। अब दूर से जो भी देखता उसको आश्चर्य होता, मूर्ति पूरी की पूरी किसकी? पत्थर की। मूर्ति पूरी की पूरी पत्थर की और उसके ऊपर चश्मा लगा रखा है, वो वास्तविक चश्मा। अब देखने वाले को आश्चर्य जरूर होगा भाई ऐसा क्या है इस मूर्ति में कि मूर्ति पूरी पत्थर
संगमरमर की बनी हुई, और इसके ऊपर जो चश्मा लगा रखा है ये वास्तविक चश्मा लगा रखा है। क्या ऐसा कारण रहा होगा? जब हालदार साहब यानी जो लेखक है ये उस रास्ते जाते हैं और ये भी देखते हैं, वहां दुकान के ऊपर रुकते हैं पान खाने के लिए और देखते हैं, तो उनसे रहा नहीं जाता और वो वहां उस दुकानदार से पूछ लेते हैं कि भाई ऐसा क्या है, ये इसके ऊपर चश्मा क्यों लगा रखा है, पत्थर की मूर्ति के ऊपर पत्थर का चश्मा क्यों नहीं है। तब वहां का जो दुकानदार है, अब यहां ध्यान रखना वो किस प्रकार से उसे पूछते हैं, तो वहां की जो विशेष परिस्थिति है उसको अपन पढ़ते हैं तो सीधा का सपाट यहाँ आता है कि काला चश्मा जो फ्रेम उन्होंने पहना दिया है। अब जब ऐसे ही उन्होंने देखा तो पूछते, तो वहां का जो व्यक्ति है उसका जवाब बड़ा आनंददायक है, वो किस प्रकार से जवाब दे रहा है। अब साथ में उसका चित्रण भी किया है कि व्यक्ति कैसा है। तो देखो यहाँ कहा है कि जैसी जीभ रुकती है, तो उन्होंने पूछा कि भाई वास्तव में ऐसा है, किसी को तो कद्र है, क्यों है, कारण जानना चाहा। तो जैसे ही उन्होंने कारण जानना चाहा, पूछा, तब वहां जो पान बेचने वाला व्यक्ति है वो हंसते हुए बोला, क्या बोला, इसके ऊपर ये जो चश्मा लगाने का काम है ये कौन कर रहा है, कैप्टन कर रहा है। यानी उन्होंने मजाक के अंदर उस व्यक्ति को क्या नाम दे दिया, कैप्टन। ऐसे कैप्टन का अर्थ क्या होता है, जो सेना का कमांडिंग ऑफिसर होता है उसको क्या बोलते हैं, कैप्टन बोलते हैं। लेकिन यहाँ वो दुकानदार उसके लिए किस, ये जो शब्द प्रयोग कर रहा है ये वहां पर व्यंग्य के लिए किया गया है। किसके लिए, व्यंग्य करने के लिए। व्यंग्य का मतलब होता है हंसी मजाक करने के लिए शब्द, यानी वो मजाक बना करके कहते हैं। जैसे कोई अच्छा काम कर देता लोग कहते हैं ना, हाँ ये तो बहुत बड़ा देशभक्त बना हुआ, बहुत बड़ा देश का सैनिक बनेगा जाकर के। तो यहाँ पर इस कैप्टन शब्द से वो उस बुजुर्ग व्यक्ति को व्यंग्य में बताता है। तब लेखक के मन में विचार आता है कि वास्तव में ऐसा क्या है कि हमारी जो राष्ट्रभक्ति है, जो देशभक्ति है, वो इतनी सस्ती हो गई है कि हमारे जितने भी क्रांतिकारी है उनका यहाँ पर सम्मान भी नहीं किया जा रहा है। तब वहां का जो आगे पूछने पर वो बताता है कि मास्टर जो था यानी जो कलाकार था वो इसका जो चश्मा था बनाना भूल गया, इस कारण से कैप्टन है वो इसके ऊपर चश्मा लगा देता है। इसलिए जैसे ही ये बात सुनता है तो सुनते ही हवलदार साहब के मन में इस व्यक्ति के प्रति मान सम्मान और एक तस्वीर बन जाती है, क्या था, कैप्टन का। तब उन्होंने सोचा होगा भाई या तो कोई सेना का बहुत बड़ा अफसर होगा रिटायर्ड, या नेताजी सुभाष चंद्र की सेना में रहा हुआ कोई क्रांतिकारी होगा, या फिर कोई अन्य बड़ा देशभक्त होगा, इसीलिए लोग उसको क्या कह रहे हैं, कैप्टन कह रहे हैं। अब किसी को पूछना है क्या? हाँ मनन बोलो, मनन। सर हो गया आपने बता दिया बात में। क्या सर वो मैं पूछा जब वो वहां से वो पान खाने जाता है तब उसको लगा कि है ना ये चश्मा क्यों नहीं लगा हुआ मूर्ति पे, तब हाँ। उसने क्या सोचा आपने वो बता दिया। चलो ठीक है। हाँ खुशी बोलो बेटा, हाँ खुशी। हेलो सर, आपने पहले बोला था कि ये जो लेखक है वही हालदार साहब है, तो क्या जो ये लेखक ने लिखी वो आप भी थी है क्या? आपने पहले बोला था कि जो लेखक है वो हालदार साहब है, तो क्या जो लेखक स्वयं प्रकाश है वो उसने ही अपनी आप बीती लिखी है? हाँ, उसको एक कहानी का मतलब एक संस्मरण है, बीती हुई घटना को याद करके लिखना, उसको संस्मरण बोलते हैं। सर तो वो उसके साथ हुई है? हाँ उसके साथ, लेखक स्वयं के साथ। ओके ठीक है। और किसी को